पूर्व में रहे विधानसभा स्पीकर एवं वर्तमान में सुला के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन परमार जी, इस जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, धर्मशाला मंडल के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, मैं श्री विपिन परमार जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रेस को संबोधन करें। धन्यवाद। मैं इतना ही कह सकता हूं कि झूठ और फरेब के उस रेत के महल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो वोट लेने के लिए कांग्रेस ने माया जाल बिछाया, सरकार तो बन गई, परंतु मैं अगर 2 महीनों का आंकलन करूं तो ये कह सकता हूं कि आश्वासनों के अलावा, और मैं ये कह सकता हूं कि जो गारंटियों की बात कर रहे हैं उन गारंटियों में वो आप उलझे हुए हैं, उसमें से उन्हें उन कठिन रास्तों में से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो जो 10 गारंटियां हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस लागू करने की बात हो, कहा गया था कि हम 1,36,000 कर्मचारियों को की पेंशन सुनिश्चित करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में एक अधिसूचना तो जारी हो गई, पर उलझे हुए हैं मुख्यमंत्री और सरकार। पिछले महीने जो सैलरी की डिडक्शन हुई है उसमें एनपीएस काटा गया है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई की मार कम हो। कहा कि हम 125 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहले ही 900 करोड़ के घाटे में चल रहा हो, कहा गया हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे। मेरे पास हर दिन सैकड़ों नौजवान आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार में लगे थे। मैं विशेष रूप से आईपीएच जल शक्ति विभाग का जिक्र करना चाहता हूं। उनको निकाल दिया गया है। वो सरकार के मंत्रियों से मिले पर रास्ता कोई नहीं दिख रहा है। अब शाही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। गारंटी दी थी कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे। रोजगार तो देना दूर बात, हिमाचल प्रदेश की 2 प्रतिष्ठित सीमेंट वाल बनाने वाली कंपनियां ही बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि हजारों काम करने वाले ऐसे लोग आज सड़कों पर हैं, या छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों की दुकानें बंद हो चुकी है। अब तो वो गोबर भी सूख गया। यहां पर तो हमारे लोकल भाषा में हम कहते हैं कि गोबर सूख जाए या गोबर जब गिल्ला हो तो उसके गोटू बनाए जाते हैं। तो किसान तो इंतजार में है, क्योंकि गारंटी का मतलब ये है कि पक्का, पर पक्का कहीं दिख नहीं रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कहा था कि किसानों को और बागवानों का जो रेट है फलों का, तो किसानों से पूछ करके दिया जाएगा। हमारे जो बागवान मंत्री हैं श्री नेगी साहब, वो भी इस बात से मुकर गए हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में मॉडल इंग्लिश स्कूल्स की बात हो रही है और कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से अब चिन्हित करने से ये सारे काम हो जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये छल और फरेब के सहारे चलने वाली सरकार, और भी बहुत सी गारंटियां यहां पर इन्होंने दी थी। और मैं ये कह सकता हूं कि मोबाइल क्लिनिक की बात कही गई है कि हर गांव में खोला जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के ये गारंटियां पूरी तरह से निसफल हो चुकी हैं।
और इतना जरूर हुआ है, हम ओपीएस का स्वागत करते हैं, पर हिमाचल प्रदेश के 5% लोगों के उस कीमत पर 95% लोग जो है कर्ज के नीचे, कर के नीचे, या अनावश्यक उनको समस्या ना झेलनी पड़े। वैट बढ़ा दिया, सरसों के तेल की कीमत बढ़ गई, ब्रेड और खाद्य सामग्री के भाव बढ़ गए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं, अब अगले चरण में एक और तोहफा दे दिया। हिमाचल प्रदेश में जनता विधायकों को चुनती है, और विधायक की आत्मा क्या है? विधायक क्षेत्र विकास निधि। उस विधायक क्षेत्र विकास निधि, इससे पहले की सरकारें जो हैं, उन्होंने विधायकों के लिए ये धन दिया था कि आप अपने विधानसभा में महिला मंडल के लिए, युवा भवन के लिए, कहीं पर पार्क बनाने के लिए, कहीं पर कम्युनिटी या सराय बनाने के लिए, कहीं पर चौऊ बनाने के लिए, कहीं पर कुल्हे बनाने के लिए, ये पैसा आप दें। 2 करोड़ रुपया मिलता है, परंतु इस अंतिम चरण का ये कहा गया कि आपको पैसा नहीं आएगा, बंद कर दिया गया। संस्थान तो पहले बंद कर दिए गए, 600 से अधिक संस्थान। कहा गया कि बिना बजट के कभी कुछ होता है? दर्जनों भाइयों ने आरटीआई ली है, उसमें कहा गया है कि जितने संस्थान खोले गए हैं, ये हर इलाके से रिपोर्ट आने के बाद, वित्त विभाग ने मंजूरी देने के बाद, कैबिनेट ने उसको मोहर लगाने के बाद ये संस्थान खोले। पर 1/4/2022 के बाद उन तमाम संस्थानों को बंद कर दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं, संस्थान बंद हो गए। मैं ये कह रहा हूं, विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद हो गई। मैं ये भी कहना चाहता हूं, विकास में जन सहयोग, वो जो राशि अंतिम लेग की आनी थी, उसको भी बंद कर दिया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, विकेंद्रीकृत योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों को आती हैं, और हर जिला के कुल वहां की जो जनसंख्या, उस अनुपात में पैसा आता है। विकेंद्रीकृत योजनाओं पर भी को भी बंद कर दिया गया। और मुख्यमंत्री सड़क योजना में एक विधायक को जो पैसे मिलते हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बैकवर्ड पंचायतें हैं, बैकवर्ड पंचायतों का जो फंड आता था, उसको भी रोक लिया गया। तो ये तोहफा है। गारंटियों के तोहफे तो लोगों के ध्यान में आ गए, पर चुने हुए प्रतिनिधियों की जो आत्मा है, उसको ये कहा जा रहा है कि शरीर से उस आत्मा को अब निकाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कर्ज का रोना धोना समाप्त कर दें। आप कह रहे हैं कि 4 वर्षों के बाद हम इन संस्थानों के बारे में सोचेंगे, इन गारंटियों के बारे में सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि सरकार बनने के तुरंत बाद इस पर काम होगा, परंतु कोई काम नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने कह रहा था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हमने हिमकेयर योजना शुरू की, बंद हो गई। बहुत सी अखबारों ने काफी कुछ लिखा भी है। बीमार लोग जो हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। किसी का किडनी का ट्रांसप्लांट है, किसी के गूंगे बहरे बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट पड़ना है, किसी का 1800 बीमारियां के इलाज की उसमें व्यवस्था है, किसी के स्पाइन का उपचार है, किसी के वल्व को बदलने के लिए पैसे की व्यवस्था है, किसी के लिए स्टंट डाले जाने हैं, ओपन हार्ट सर्जरी की जानी है।
भाइयों, पत्रकार मित्रों, हमने पुण्य का काम किया था, हमने संजीवनी का काम किया था। ये कोई धोखा नहीं। ये हिमाचल प्रदेश के 5.5 लाख लोगों को, एक कार्ड में 5 सदस्य हैं, हमने उनको सुविधा दी थी। और मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 300 यहां पर 4 लाख से अधिक लोग इन गंभीर बीमारियों से उनका इलाज हुआ है और निशुल्क हुआ है। मैंने अपने समय, जब श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, हमने 8 बीमारियों के लिए सहारा योजना शुरू की थी। चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स हैं, चाहे पार्किंस के पेशेंट हैं, चाहे हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, चाहे थैलासीमिया के पेशेंट्स हैं, चाहे शरीर पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, हमने 3,000 रुपया एक मानदेय के रूप में देने का प्रयास किया था। वो भी बंद हो गया। हमने अपने समय में, ये तथ्यात्मक बातें आपको बता रहा हूं, हमने अपने समय उन गंभीर बीमारियों के लिए जिनका इलाज पीजीआई आईजीएमसी टांडा में होता है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष योजना शुरू की थी। सिर्फ आपको उस अस्पताल का एक एस्टीमेट देना होता था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। चाहे किडनी के ऊपर 7 लाख रुपया खर्च हो रहा है, चाहे ये ओपन हार्ट सर्जरी के ऊपर 5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, वो पैसा वहां जाता था और गरीब, जरूरतमंद, मजदूर, ऐसे समाज के तमाम लोगों का उपचार शुरू होता था। वो भी बंद हो गया। ये है वर्तमान सरकार। लोगों ने विश्वास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को वोट दिए थे, परंतु हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इस विश्वास को तार कर दिया है। ये मैं यहां पर आपके सम्मुख सारी बातें रखना चाहता हूं। आजकल क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री? राग अलाप रहे हैं, खजाना खाली। जैसे 2017 में जब हमें लोगों ने हुकूमत दी, तो जैसे किसी चांदी की तस्तरी में कर्ज मुक्त हिमाचल प्रदेश भाजपा को दिया। चांदी की तस्तरी में कहां है वो तस्तरी? 50,000 करोड़ से ज्यादा लोन जो है वो सरकार छोड़ करके गई थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो इस दुनिया में नहीं है। 50,000 करोड़। और इन्होंने तो नया इतिहास बना दिया। अभी शीतकालीन जो सेशन हुआ, वहां पर एक प्रस्ताव लाए कि बारो लिमिट जो है जीडीपी के अनुसार 3% जो है वारो लिमिट होती है, यहां उन्होंने बढ़ा करके 3% से 6% कर दिया। पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिजर्व कर लिया, 1500 करोड़ रुपया ले लिया, 1500 करोड़ और लेने की तैयारी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन बातों से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन व्यवहार में दिखनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन में मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहता हूं। तुम मुफ्त इलाज दो, तुम मुफ्त शिक्षा दो, न्याय संगत तुम कानून व्यवस्था के लिए सस्ता कानून या इस प्रकार की व्यवस्था दो। तो ये सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कह रहे कि 95,000 करोड़ रुपया लोन हो गया, सनसनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। अरे लोन से, ऋण से ही सरकारें चलती है। अगर जब हम 2017 में आए थे तो पुरानी देनदारियां दी गई थी, इसलिए तुम ये कह रहे हो कि खजाना खाली है, और खजाना खाली करने के नाम पर तुम्हारी शानो शौकत तो वैसे ही बरकरार है। कोई सचिवालय गया होगा तो देखा होगा, सचिवालय में मंत्री कम मिलते हैं, क्योंकि वहां पर तो काम कमरों के सौंदर्यकरण का हो रहा है, अल्ट्रेशन, एडिशन, ये काम हो रहा है। कोठियों में काम चला हुआ है, लंबे लंबे काफिले, एक नहीं 4-4 पायलट लगे,
तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ नारा नहीं, ये व्यवहार में झलकनी चाहिए। और व्यवहार में कैसे झलकनी चाहिए? अगर इस बेफजूल खर्ची पर तुम अंकुश लगाओगे तो मुझे लगता है कि ये गारंटियां भी तुम्हारी पूरी हो सकती हैं। ये हिमकेयर की जो देनदारियां हैं अस्पतालों को, वो भी दी जा सकती हैं। ये सहारा योजना में जो 3,000 रुपए का मानदेय है वो भी दिया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष में जो पैसा है वो दिया जा सकता है। आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य का हाल क्या है? दवाइयां बन रही हैं, सैंपल फेल हो रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश है। फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का नाम है। 15 दिनों के बाद हम सुनते हैं कि इतनी दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। कैसी दवाइयां लोगों के उपचार के लिए दे रहे हो? क्या नियंत्रण नहीं है? क्या पूछताछ नहीं है? हम अस्पतालों में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में मुफ्त दवाइयां, मेडिकल कॉलेज में 600 दवाइयां देते थे और एक हेल्थ सेंटर था उसमें 56 दवाइयां देते थे। लोग मजबूर हैं, बाहर जा रहे, खरीद रहे। मुख्यमंत्री जी, व्यवस्था परिवर्तन, ये व्यवस्था परिवर्तन है। इस पर अंकुश लगाइए, इस पर विचार कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूं और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगली बार मिलेंगे तो कुछ और बातें कहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ इन 2 महीनों में जो हमने देखा है वहां पर सुशासन का कोई भी झलक नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो छल किया है, अब लोग जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं। लोग जो हैं दबी जबान में ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमारे से गलती हो गई। ये लोग कह रहे हैं। प्रदेश के साथ भी छल है और कांगड़ा के साथ भी छल हुआ है। इसलिए अगर सरकार बनाने वाला कांगड़ा है तो कांगड़ा वालों को इस तरीके पर वहां पर मत रखो, नहीं तो यहां के लोग बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र की मर्यादाओं में जनमत का धन्यवाद करना, ये नेतृत्व को करना चाहिए। तो ये कांगड़ा के साथ भी नहीं हुआ है, यही मैं यहां पर कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के मैं आपके बीच में आज यही बात रखना चाहता हूं संक्षेप में, कि जो विधायकों को विकास के लिए सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से पैसा आता था, वो रोक दिया गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश के साथ जो छल किया है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं हो रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ओपीएस का धन्यवाद, ओपीएस वालों को बधाई, पर 95% लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मेहनत कश हैं। उनके साथ कोई छल ना करे। आप सभी को प्रसन्न करो, पर उनके साथ भी बिल्कुल छल ना हो, ये भी हम कहना चाहते हैं। हिमकेयर दोबारा पुनर्जीवित करें, पैसे दिए जाएं, जिन जिन अस्पतालों को पैसे दिए जाने। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष, वो योजना दोबारा से शुरू हो और दवाइयों के सैंपल जो धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के आप सभी यहां पर आए। संक्षेप में बात, अगर हमारे विधायकों के हक को आपने वापस नहीं किया तो ये लड़ाई सड़कों से लेकर के विधानसभा के तक लड़ी जाएगी। हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गए, 25 तारीख तक ये जन जन तक हस्ताक्षर करवाने का अभियान लोगों तक जाएगा।
लोगों को जोड़ा जाएगा कि आपकी पीएससी बंद क्यों हुई, आपका पटवार सर्कल बंद क्यों हुआ, आपका ये विद्युत विभाग का सर्कल बंद क्यों हुआ। लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी और अगले महीने हिमाचल प्रदेश में हर जिला केंद्र पर बड़े विशाल प्रदर्शन होंगे। ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी, सड़क पर अब लड़ेंगे और बजट के सेशन में मार्च के महीने में लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला ये भाजपा का 25 विधायकों का मजबूत नेतृत्व न्याय देगा हिमाचल प्रदेश को और कांगड़ा को भी न्याय देंगे। हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, न्याय देंगे। अगर कहीं किसी से गलती हो गई कोई बात नहीं, इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास में परिवर्तन अवश्य आते हैं। फिजूल खर्ची बंद करनी है तो सीपीएस क्यों बना दिए, ये कैबिनेट स्टेटस के चेयरमैन क्यों बना दिए। अरे भाई, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी बात आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी है, यहां पर प्रिंट मीडिया के भी है। आप हमारी बात को, हमारी भावना को, भाजपा के संदेश को अवश्य आप पहले भी लोगों तक पहुंचाते रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहें और आप समय निकाल करके यहां पर आए। आपका आभार। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, आराम से बैठने वाले नहीं है। माहौल व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि हम इस सरकार के काम के विरुद्ध कुछ कहें, पर मजबूर हैं और मजबूर अपने लिए नहीं, प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए है। आप सभी आए, आपका धन्यवाद। सर, आपने प्रवास होता था, कांगड़ा परंपरा थी उसको से चली आ रही थी और कांगड़ा और आसपास के जो जिले हैं उन लोगों की समस्याओं को सरकार सुनती थी। मुख्यमंत्री यहाँ सचिवालय भी बना हुआ है, यहाँ बैठते थे। परंपराएं टूट रही है, कांगड़ा को इग्नोर किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ तो आप बैठने की बात कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश का सचिवालय है वो भी काफी दिनों से वीरान है, पूरी तरह वीरान है। तो अगर प्रदेश के राजधानी का सचिवालय वीरान है तो कांगड़ा के साथ और धर्मशाला के साथ क्या होगा, ये बात तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कोई तालमेल नहीं, जनता का कोई ध्यान नहीं। हाँ, मेरा स्थान ठीक स्थान पर हो, मेरी पहचान ठीक हो, वहीं तक ये सरकार सीमित है। जनता की चिंता नहीं, अपनी चिंता है, ये कहना चाहता हूँ। सर, आपने ओपीएस बहाली के समर्थन की बात की, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को ओपीएस बहाली को लेकर इस पे निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द? मोदी सरकार को राज्यों में जो भाजपा शासित मैं ये कह सकता हूं कि जब ये 2003 में पेंशन बंद करने का निर्णय हुआ था तो हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों ने उस पर प्लानिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार के साथ सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, सभी ने माना था। उसके बाद ये एनपीएस की व्यवस्था बनाई गई थी, कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं मिल सकती हैं सेवानिवृत्ति के बाद उसमें प्रावधान किया गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इस मुद्दे को लेकर के हमारी पार्टी का जो निर्णय था वो निर्णय तो लोगों के सामने है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, अब हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि इसकी भरपाई कैसे होगी। यही मैं कहना चाहता हूं, पर काम कठिन है, उलझे हुए हैं, रास्ता दिख नहीं रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, भाजपा के ही जो सीनियर लीडर हैं शांता कुमार जी, उन्होंने कहा है कि जो अभी विधानसभा चुनाव में हार हुई है वो कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की वजह से नहीं, अपनी कमियों की वजह से हम हारे हैं। भाजपा
की अपनी कमियों की वजह से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से सीनियर लीडर हैं? मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा और इस अभियान में जनता ने भरपूर समर्थन दिया। जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व है, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया। हाँ, हो सकता है कि जब इस प्रकार का युद्ध होता है तो कुछ कमियां रह जाती होंगी, उन कमियों को आने वाले दिनों में हम दूर करेंगे, क्योंकि आदमियों का संगठन है। तो आदमियों का संगठन है तो यहाँ कुछ नर्म होंगे, कुछ गर्म होंगे, कुछ सुशील होंगे, कुछ भाषण देने वाले व्यक्ति तो उसके बहुत हो जाते हैं। जब हार जाता है व्यक्ति तो वो हार जो है वो अनाथ होती है, और अनाथ के लिए लोग कई बातें, चाहे श्री जयराम ठाकुर जी हो, बहुत बढ़िया तरीके से किया। चुनाव है, कुछ कमियां रह गई होंगी, इसलिए अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं, 0.9 का ही अंतर है। हाँ, उसके कारण 15 सीटें बढ़ गई, तो परिवार में बैठेंगे, अगर कमी होगी तो उसको दूर कर लिया जाएगा। परमार साहब, जब विपक्ष में आते हैं तभी महंगाई, बेरोजगारी और वगैरह सब दिखाई देती है। सत्ता पक्ष में जब आप थे, बीजेपी का कोई भी लीडर ये नहीं कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। कि विपक्ष में बैठने पर भी महंगाई तो दिखती है। नहीं, महंगाई हमें इसलिए दिखती है कि जो हो रहा है, इसलिए जो हो रहा है उसके बारे में बोलना हमारा फर्ज है और धर्म है, इसलिए जो दिखता है वो हम बोलते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के बाद जितने मूलभूत प्रयास, परिवर्तन योजनाएं हिंदुस्तान में शुरू हुई, उसके लिए एक मजबूत देश बना। और मजबूत देश जो बनता है वो सिर्फ घोषणाओं से नहीं बनता। अब मैं देख रहा था कि अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए, तो वो समग्र विकास की मैं बात करूंगा। अगर हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को अगर इस बजट में, केंद्रीय बजट में मुफ्त राशन देने की बात कही गई है, तो मजबूत राष्ट्र की हम बात करेंगे। अगर इस देश में 120 करोड़ लोगों को डबल डोज कोविड की लगाई गई, 220 करोड़ लोगों को, ये मजबूत देश की बात हो रही है। 100 देशों को ये कोविड वैक्सीन जो है पूरे दुनिया में भेजा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी देश की मजबूती के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें कई बार ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु इसकी मजबूती के लिए जो वर्तमान बजट, जिसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख, कहीं ये विषय डाइवर्ट ना हो जाए, मतलब मैं आज बात करना चाहता हूं सिर्फ जो हमारे खिलाफ है, पर मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की बात कही गई है। 6000 करोड़ रुपया बागवानों को ऋण देने की व्यवस्था कही गई है। यानी 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए हुनर सिखाने की बात कही गई है, और महिलाओं के लिए 7.5% पर ब्याज की बात कही गई है, और सीनियर सिटीजन के लिए उनकी जो पैसे जमा करवाने की लिमिट है वो 15 लाख से 30 लाख रुपए तक की गई है। इसलिए देश समझ रहा है, देश नमों के साथ चलने के लिए तैयार है, पर कुछ ताकतें देश में ऐसी भी हैं जिस रास्ते पर खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हिंदुस्तान की हमारी जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के कारण भाजपा के साथ खड़ी हुई है, यही मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अगर कहीं पर शौचालय नहीं था तो 14 करोड़ शौचालय बना दिए। पुरुषों के अलावा हिंदुस्तान में तो बचत खाते ही नहीं थे।
यानी 42 करोड़ जो है बजट खाते खुल गए। बातें कई बार आम आदमी को लगती है क्या जरूरत है, परिवार में मेरा खाता है, पर ये खाता सभी के लिए खुला है। तो कुल मिलाकर के और वैश्विक मंदी जहां पर हो, जहां पर आज दुनिया की दो ताकतें पिछले 1 साल से लड़ रही हों और जहां पर कोरोना, जहां पर उन देशों से हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को कुशल निकाल करके हिंदुस्तान पहुंचाया गया हो, वहां की जीडीपी जो है वो 7% पहुंच गई है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है और हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। बजट पर मैं कभी बात करूंगा आपसे, बहुत लंबी बात है, तो इस विषय को कृपया करके आप जरूर जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप